हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, है ना, लाइट के बारे में, फोर्स के बारे में, इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कुछ आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स बीच में रह गए हों, जो कि क्वेश्चन फॉर्म पे कंप्लीट ना हुए हों, उनको भी यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। तो आपके पेपर के लिए जो है वो थोड़ा ही टाइम अभी बच गया है। तो जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, या जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सारे का सारा साइंस का सिलेबस मैं आपको बता दूं कि हमने कंप्लीट कर दिया है। 1 से 2 क्लासेस आपकी बच गई हैं और मैक्सिमम आपका ओवरऑल हो चुका है आपका साइंस का। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी आप लोगों को करवाई हुई है, उसको भी आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन पे साइकोलॉजी की मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप वहाँ से प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बार बार इस चीज़ को करने के लिए नहीं कहूँगी, ये आप लोगों को खुद से ही आप लोगों का बेनिफिट है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आगे भी आप लोगों के साथ में जो है, जो भी आगे अपकमिंग आप लोगों ने, जो स्टूडेंट्स है, जो पटवारी वाले स्टूडेंट भी देख रहे हो क्लासेस को, तो मैं आप लोगों के लिए आगे भी जो है वो और बेहतर जो है वो चीज़ें लेकर आऊँगी। ठीक है, तो करेंगे हम स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखेंगे, रिवीजन पोर्शन है और ये हमारा जो है वो पार्ट सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने जो है वो पीछे पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, है ना, यहाँ पे। तो इनर्शिया जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो इनर्शिया जो होता है वो मास के ऊपर जो है वो, मास यानी कि वो चीज़ होती है जो कि स्थान घेरा होता है किसी चीज़ ने, किसी चीज़ का जो द्रव्यमान होता है। तो इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है, जड़त्व डिपेंड करता है, आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। ठीक है, एक हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो उसमें हमने सेकेंड न्यूटन्स लॉ के बारे में हमने बात की थी कि F इज इक्वल टू ma की हमने बात की थी। और फिर हमने जो मोमेंटम था आपके पास, मोमेंटम का मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, जो वेट है, देखो मास जो है, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, मास चेंज नहीं होता है, बल्कि लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस और मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज़ आपने ध्यान रखना कि जो भार है समय के अनुसार बदलता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, कि यानी कि जो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, ठीक है, गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी के विरुद्ध जो भी हम कार्य करते हैं, उसके विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे वो स्टोर होता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साउंड रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फ्रॉम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड जो है, इसको मटेरियल की ज़रूरत, इसको ध्वनि के संचरण के लिए जो है वो माध्यम आवश्यक होता है। इसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। और जो साउंड है वो वैक्यूम पे ट्रैवल नहीं करता है। ये भी हम जो है वो बहुत बार जो है वो बात कर चुके हैं। ठीक है, और हमने बात की थी कि एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन है, वर्क का एसआई यूनिट जूल है, पावर का क्या है, वॉट है, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, हर्ट्स होगा। ठीक है, और जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने देखा था। तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और mv आपके पास यहाँ पे, पीछे मैंने आपको ma बताया था ना, कई जगह पर आपको ma भी देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करा देती हूँ, अगर पिछले वाले में किसी को कोई डाउट रहा हो, कि जब हमारे पास जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने, F इज इक्वल टू ma दिया था। यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय
एरिया यहाँ पे एक्सेलेरेशन, सॉरी एरिया नहीं, एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे हमारे पास बनेगा F इज इक्वल टू एम में जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन वहीं पर जो मोमेंटम था, मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा मास इनटू वेलोसिटी, हमारे पास जो है वो मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि P इज इक्वल टू एम बी आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला पे आएगा। ठीक है, फॉर्मूला फॉर फोर्स के लिए F इज इक्वल टू एम बी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। वैल्यू ऑफ G यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू हमने बात की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और वहीं पर हमने जो है ऑडिबल रेंज, जितना साउंड हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो है हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, इसको रिवीजन भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। अब हम चलेंगे आगे मेन के ऊपर। हमारा क्या कहता है क्वेश्चन 51, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार विराम अवस्था में अभी फिर वो चलना शुरू कर देती है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो क्या है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो पहले तो उसकी शुरुआती स्पीड तो है ही नहीं, कोई नहीं, इनिशियली हम कैसे बता सकते हैं, वो तो रेस्ट में थी, अभी तो वो सिर्फ उसने चलना शुरू किया है, कितनी चली हमें नहीं पता, अभी चलना शुरू किया है, तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। पीछे भी मैं इस चीज़ के बारे में आपको जो है वो कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन जो स्पीड है, आपका डिस्टेंस है, आपका टाइम है, ये तीनों कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ना नेगेटिव ना ज़ीरो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का यूनिट है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है कि जितना आप जैसा आप एक्शन करोगे आपको वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा, एक तरीके से रिएक्शन मिलेगा। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपका थर्ड लॉ कहता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वाई डज अ पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, बस अचानक रुकने पर, एकदम से पहले बस चली थी, कॉन्टिन्यूटी पे सब कुछ ठीक था, एकदम से बस रुकी और एक जैसे ही बस रुकी तो यात्री आगे की तरफ धक्का लगता है या पीछे की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ लगता है ना, तो वो पीछे की तरफ गिरता है। वो किस वजह से गिरता है, ग्रेविटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से, या फ्रिक्शन की वजह से, या प्रेशर की वजह से। तो वो इनर्शिया यानी कि जड़त्व के कारण जो है वो होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो इनर्शिया वाला जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, कि जब जो है वो बस अचानक रुकती है तो वो यात्री पीछे की ओर गिरता है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है, द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट, ग्रहों को कक्षा में बनाए रखने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है जो कि ग्रहों को उनकी कक्षा पर, उनके ऑर्बिट में बनाए रखता है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि आपके जो ग्रह हैं उनको अपनी कक्षा में बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो, किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य कब होता है, अर्थ पर शून्य होगा, पानी पर शून्य होगा, या इन फ्री फॉल मुक्त पतन में होगा, या ऑन मून। तो इन फ्री फॉल पे जो है वो किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाता है मुक्त पतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज पोसेस्ड बाय वाटर स्टोर्ड इन डैम, बांध में संचित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, वो संचित है, स्टोर है वहाँ पे। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो संचित जल जो वहाँ पे स्टोर्ड वाटर है डैम में, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, कार्य को धनात्मक कब कहा जाता है, जब फोर्स अपोजिट इन डिस्प्लेसमेंट, जब जो आपकी फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो,
फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के या फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। जब वर्क डन जो है उसको हम पॉजिटिव तब बोलेंगे जब जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में जो है वो कौन जो है वो चेंज करता है, तो वो है आपका कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो जो लाउड स्पीकर होता है ना, उससे हमें ध्वनि सुनाई देती है लास्ट में, है ना, तो वो विद्युत ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी होती है, लेस देन 20 हर्ट्स या बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, मोर देन 20,000 हर्ट्स या एग्जैक्टली 20 हर्ट्स। तो जब अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो उसमें होती है 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर इंफ्रारेड रेज बोला जाए, है ना, तो वो जो है वो बिलो 20 हर्ट्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कॉन्टिन्यू मूविंग इज ड्यू टू। बोला जा रहा है कि गतिमान वस्तु के चलते रहने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है। कोई भी गतिमान वस्तु है, उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट में कॉन्टिन्यू मूविंग हो रही है, उसकी जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो इनर्शिया यानी कि जड़त्व की वजह से जो है होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ बॉडी हैज़ मोमेंटम ड्यू टू। किसी वस्तु में मोमेंटम होता है, संवेग होता है, तो वो किस चीज़ को शो करता है, आकार को, विराम को, मोशन को या कलर को, तो वो मोशन को कलर शो करता है। अ बॉडी हैज़ अ मोमेंटम ड्यू टू किसकी वजह से होता है, बॉडी में मोमेंटम संवेग होता है, मोशन की वजह से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के मास के ऊपर, अर्थ के रेडियस के ऊपर, एक्सेलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन के ऊपर। तो एस्केप वेलोसिटी इन सभी के ऊपर जो है वो निर्भर करती है, रेडियस, ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन और मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। विद्युत बल्ब में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहेंगे, जब विद्युत बल्ब में ऊर्जा चेंज हो रही है, ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है, विद्युत बल्ब बन में आ रही है, तो वो मैकेनिकल टू क्या इलेक्ट्रिकल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट हो रहा है, तो बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक बल्ब में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना, कन्वर्जन जो है एनर्जी का किस में, इलेक्ट्रिक बल्ब में हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो ऊर्जा का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या है, किलोवाट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इको कैन बी हियर्ड क्लियरली इफ रिफ्लेक्टेड साउंड्स रीचेज आफ्टर। बोलते हैं इको होता है जो दोबारा ध्वनि हमें सुनाई देती है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इको जो वॉइस है कैन बी हियर्ड, उसको क्लियरली सुन सकते हैं हम अगर रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो रीचेस कितने टाइम के बाद पहुँचता है अगर, तो वो जो है वो 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर 0.1 सेकेंड के बाद आपके पास सुनाई पहुँचे तो आप जो है वो प्रतिध्वनि यानी कि इको को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ। जो ध्वनि की चाल होती है, साउंड की स्पीड होती है, वो किसके साथ में बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर बढ़ेगी, ये केवल दाब बढ़ने पर यानी कि प्रेशर के इंक्रीज होने पर बढ़ेगी, या किसी के वजह से भी नहीं। तो ध्वनि की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट डिस्कवर ग्रेविटेशनल आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉलिंग एप्पल। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि सेब जो है वो गिर रहा है, हम बोलते हैं जब ऊपर से नीचे की तरफ ही सेब गिरना है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। तो गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की है, ये बोला जा रहा है, तो न्यूटन ने की है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वेलोसिटी डबल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास ½ mv²। बोला जा रहा है कि यदि वेग जो है आपकी वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए,
ठीक है, वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर वेलोसिटी जो है आपकी 4 यहाँ पे डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है वेलोसिटी, तो आपकी जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में जाती है ये चीज़। विच वेव रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, कौन सी तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है? लाइट वेव के लिए, रेडियो वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, या फिर एक्सरे वेव के लिए? तो साउंड वेव के लिए जो है वो मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो जिन जिन चीज़ों के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फोर्स है एम, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलेरेशन। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर है वर्क अपॉन टाइम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। इससे भी जो है वो बहुत से क्वेश्चन जो है वो पिछले बार के पेपर में पूछे गए थे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बीच बीच में यहाँ पे मैंने बताए भी हैं कुछ, और कुछ जो है वो बीच बीच में रह गए हैं, वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम वैसे तो हमने सारा ही कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ को हम अब यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले मोशन के बारे में बात की थी। जितना भी हम टोटल डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से यहाँ अगर हमने जाना है तो ये सारा जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी हमने बात की, और वो एक पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटी दूरी, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं हम। स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम जो है वो स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी आप बोल सकते हो। वेलोसिटी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम जो है। ठीक है, और हमने 2 ग्राफ के बारे में बात की थी, मोशन के ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन है अगर, तो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, अगर कर्व लाइन है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, वहीं पर अगर हम एरिया की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, फिर हमने जो है वो 3 लॉज के बारे में बात की थी। फोर्स क्या था हमारे पास, जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे उसको हमने फोर्स कहा था। ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु तब तक आराम या विश्राम की अवस्था में होती है जब तक उसके ऊपर कोई भारी बल ना लगे, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। और इनर्शिया क्या होता है आपके पास, अवस्था प्रतिवर्तन का जो विरोध होता है, जो आगे से विरोध कर रही है कोई भी वस्तु, उतना ही जोर लगा रही है ना, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड लॉ में F इज इक्वल टू एम ए, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। और थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के बराबर और विपरीत परिक्रिया होती है, जिसमें गन रिकॉइल, रॉकेट लॉन्च, वॉकिंग, ये आपके पास थर्ड लॉ के एग्जाम्पल आते हैं। फिर हमने जो है वो ग्रेविटेशन मोशन के बारे में भी बात की थी। हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। और इसमें हमने जो है वो एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r² जो है आपके पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें आपके पास जो m है वो आपकी मास को शो कर रहा है। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान जो है। ठीक, उसके अलावा जो आपका यहाँ पर SI यूनिट अगर मैं आपको कहूँ तो SI यूनिट जो है वो किलोग्राम आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा जो मून पर वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 भाग होता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की थी कि जब कोई वस्तु है आप उसको जो है वो पानी में डुबो रहे हो। ठीक है, तो पानी पे डुबोने से उस पर कौन सा फोर्स लगता है, तो उस पर बुआइंट फोर्स लगती है, जैसे जिसकी वजह से वो ऊपर सतह पर तैरती रहती है। जैसे कि आपका जो आइस है वो वाटर के ऊपर तैरता है, शिप पानी के ऊपर तैरता है, वो उसी की वजह से है। ठीक है,
वर्क एंड एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो वर्क क्या होता है, जब बल लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। एसआई यूनिट वर्क का क्या है, जूल है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हाफ mv² मैंने बता दिया था। अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, आप जो स्प्रिंग को स्ट्रैच कर रहे हो, रबड़ को स्ट्रैच कर रहे हो, गुलेल जब मारी जाती है, या वाटर के अंदर, वाटर जो डैम के अंदर स्टोर है, वो सारा क्या है आपके पास, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है। पोजीशन के कारण जो ऊर्जा हो रही है यानी कि उनकी पोजीशन की वजह से, उसको पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपके पास एनर्जी को ना ही हम चेंज कर सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो मैं आपको यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को जो है वो याद करवा रही हूँ। ठीक है, साउंड जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे गिटार का स्ट्रिंग है, ड्रम है, वोकल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़। और जो साउंड है वो कैसी वेव है, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, याद रखिएगा। मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस यहाँ पे ज़रूरी होता है, इसमें साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये लाउडनेस, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, और जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। ये कुछ चीज़ें हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक के अंदर भी आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है वो पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उन चीज़ों का जस्ट रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, जो आपका साउंड है, साउंड का जो एसआई यूनिट है वो डेसिबल है आपके पास, और जो फ्रिक्वेंसी और इसकी हमने बात की थी उसका है आपके पास हर्ट्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हमने बात कर ली थी कि जो ध्वनि है वो वापस लौटती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, साउंड की रिफ्लेक्शन। इसमें इको और सोनार के बारे में भी हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर एग्जाम्पल आते हैं। और 0.1 सेकेंड का जो गैप होता है ना, उसमें आप इको की जो ध्वनि है उसको आप सुन सकते हो क्लियरली। ठीक, तो ये था हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा पोर्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके यहाँ पे मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब आपका एक लास्ट चैप्टर बच जाता है, जो कि उन सभी चैप्टर्स का जो है वो निचोड़ रहता है, जिसमें हम दोबारा जो है एसिड बेस के बारे में बात करेंगे। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं फिर से आप लोगों को एक से 2 क्लासेस आपकी और होंगी, और पूरा साइंस का सिलेबस CBSE JBT कमीशन के लिए, पटवारी के लिए साइंस का सिलेबस जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 1-2 मैं सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपको मिक्स्ड क्लासेस भी जो है वो लाऊंगी, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बार बार मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।